नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। चुनाव का मौसम है और वादों की बारिश हो रही, बारिश का भी मौसम है। दावों की गूंज है और आरोपों की आंधी चल रही है। आज बिहार की बयार और सियासत में बड़ा मोड़ आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुनावी बिगुल फूंक दिया। पटना की धरती से उन्होंने सीधा हमला किया। लालू यादव और राहुल गांधी पर परिवारवाद का आरोप लगाया, अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया, दलितों, शोषितों, पीड़ितों के शोषण का आरोप लगाया और जंगल राज की याद दिलाई। साथ ही दलित वोट बैंक को भी उन्होंने साधने के लिए कई तरीके से यत्न जतन किए। प्रधानमंत्री ने सैकड़ों करोड़ के विकास पैकेज का ऐलान करते हुए बिहारी जनता से एक बार फिर से एनडीए को वोट देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने भी पलटवार किया। राजद और कांग्रेस ने पूछा, मोदी जी 2015 के वादों का क्या हुआ? 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कहा था उसका क्या हुआ? जो अधूरे हैं पहले वो वादे पूरे कीजिए, फिर नए इरादों की बात कीजिए। तो क्या बिहार की राजनीति और इसी के इर्द गिर्द घूम रही है और जनता सिर्फ नारों और पैकेजों से प्रभावित होगी? ये बड़ा सवाल है। क्या पुराने वादों का रिपोर्ट कार्ड चुनावी मंच से गायब है या फिर एक बार डबल इंजन के नाम पर वोट मांगे जाएंगे? आज मंथन में सवाल यही है कि क्या बिहार को चाहिए पुराने वादों का हिसाब या नए सपनों का जवाब? क्या चुनाव सिर्फ पैकेज से जीते जाएंगे या जनता का भरोसा भी चाहिए? और क्या वाकई अधूरे वादे अब नए इरादों पर भारी पड़ेंगे? आज मंथन इसी पर। अधूरे वादे नए इरादे, बिहार में चुनावी बिगुल प्रधानमंत्री ने फूंक दिया है। तरह तरह से वहाँ विपक्षी दल भी अपने अपने जतन कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, और अभी थोड़ा वक्त तो है लेकिन तैयारियां खूब तेज हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बिसात बिछने लगी है। नवंबर से पहले चुनाव होना तय माना जा रहा है। इसी साल चुनाव होने। बिहार में विधानसभा चुनाव के आहट ने सियासत को सरगर्म कर दिया है। सिवान की सड़कों पर खुली जीप में प्रधानमंत्री का रोड शो, 225 सीटों का टारगेट और 10,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। ये चुनाव अब सिर्फ आंकड़ों नहीं, इरादों का भी खेल बन गया है। दूसरी ओर कांग्रेस सवाल पूछ रही है, अधूरे वादों का हिसाब कौन देगा मोदी जी? महागठबंधन में सीट बंटवारे की रस्साकसी है तो एनडीए में भी खींचतान जारी है। और इन सब के बीच प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को लेकर दलित वोट बैंक तक चुनावी गणित की कई परतें खुलनी अभी बाकी हैं। तो क्या 2025 में वाकई विकास से बदलेगा बिहार या फिर जाति समीकरण ही बनाएंगे सत्ता की राह? देखिए, अधूरे वादे नए इरादे, खास रिपोर्ट। आपके बीच हमारे प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं। सनय सनय गति। देश के दूसरे बड़े सूबे बिहार में चुनाव की बयार बहने लगी है। इसी बयार के बीच पीएम मोदी के दौरे ने बिहार में चुनावी माहौल को अभी से गर्मा दिया। 225 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर एनडीए इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरने जा रही है, जिसकी बानगी सीवान में दिखी, जहां खुली जीप में रोड शो कर पीएम मोदी ने बिहार में अपने चुनावी इरादों को साफ कर दिया। चुनावी साल में पीएम मोदी ने 5वीं बार बिहार का दौरा किया और 10,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल, रेल और बिजली क्षेत्र सहित कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और विकास कार्यों का उद्घाटन किया, जो बिहार में आने वाले चुनाव में मील का पत्थर साबित होने वाला है। आरजेडी कांग्रेस की करतूतें, इनके कारनामे बिहार विरोधी हैं, निवेश विरोधी है। जब भी अपने मुंह से ये लोग विकास की बात करते हैं तो लोगों को दुकान, कारोबार, उद्योग, धंधे सब में ताले लटकते नजर आते हैं। इसलिए ये बिहार के नौजवानों के दिल में कभी भी जगह नहीं बना पाए।
चुनावी लिहाज से बिहार बेहद अहम माना जा रहा है। सीवान को लालू परिवार का गढ़ माना जाता है, जहां पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित कर नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए आरजेडी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और जनता को अपने खेमे में करने की पूरी ताकत लगाई। ये फैक्ट्री उसी सारण जिले में बनी है जिसको पंजे और आरजेडी वालों ने पिछड़ा कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया था। आज ये जिला दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट मैप पर अपनी जगह बना चुका है। जंगल राज वालों ने तो बिहार का विकास इंजन ही ठप कर दिया था। अब बिहार में बना इंजन अफ्रीका की रेल चलाएगा। जहां एक तरफ पीएम मोदी ने सीवान की धरती से बिहार में एनडीए सरकार द्वारा किए गए विकास का डंका पीटा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विकास के अधूरे दावों को लेकर सवाल खड़े किए। पीएम द्वारा नई योजनाओं की सौगात के साथ कांग्रेस ने पीएम से पिछले चुनाव में किए गए वादों का हिसाब मांग लिया। आप सभी को मालूम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आदरणीय मोदी जी आज बिहार में हैं। इससे कुछ दिन पहले पिछला महीना में लास्ट वीक में हमारे ही जिला रोहतास के विक्रमगंज में थे। आपको यह मालूम होना चाहिए कि पिछले चुनाव में 19 में 14 में मोतिहारी थे, रोहतास में थे, और मोतिहारी में जब थे तो इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि ये जो बंद पड़ा चीनी मिल है इसको मैं चालू करूंगा और इसी मिल से चीनी बनेगा और इसी चीनी से मैं चाय पीऊंगा। उसके बाद 2019 में हमारी जिला का बड़ा फैक्ट्री डालमिया नगर है, जिसको इन्होंने कहा था कि मैं 2019 में इसका उद्घाटन करूंगा, जो आज तक बंद पड़ा है। बता दें, बिहार में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस और बीजेपी के साथ बाकी सियासी दल भी अपनी बिसात बिछाने में जुटे हैं। चुनाव के लिए जहां एनडीए और महागठबंधन सीट बंटवारे में फंसे हैं, वहीं 4 ऐसी पार्टियां भी हैं जो राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भर रही हैं, जो सबकी टेंशन बढ़ा रही है। ऐसे में महागठबंधन के घटक दलों के बीच बैठकें जारी हैं, जबकि एनडीए में अभी तक सीटों को लेकर औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के बीच भी सीटों को लेकर टेंशन है। कांग्रेस पिछली बार की तरह ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर हिंदी पट्टी के अहम राज्य में अपनी दमदार मौजूदगी बनाए रखना चाहती है, जबकि आरजेडी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने की गलती नहीं करना चाहती। वहीं राहुल गांधी बिहार में सक्रिय होकर बुनियादी मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। एनडीए की तरफ से चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए में 70 सीटों की मांग कर रही है, तो जीते राम मांझी की पार्टी भी हम 15 से 20 सीटों पर दावा कर रही है। लेकिन इस चुनावी समर में कुछ पार्टियां 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी बिहार में जोर लगा रही है। पीके साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी न तो चुनाव से पहले और न ही बाद में किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन करेगी। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। दलित सत्ता बनाने और बिगाड़ने की कुव्वत रखते हैं। साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में 38 में से 21 सीटों पर एनडीए की जीत हुई। 17 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली थी। बिहार में दलित वोट बैंक अहम माना जाता है। बिहार में हमेशा दलितों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। बिहार में पहले दलित समुदाय में 22 जातियां आती थीं, लेकिन 2005 में बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज हुए। नीतीश ने दलित वोट बैंक को साधने और दलित पॉलिटिक्स की काट करने के लिए दलितों को 2 जातियों में बांट दिया। 22 में से 21 जातियों को महादलित में शामिल करा दिया। बिहार की सियासत दलित वोट बैंक के इर्द गिर्द ही घूमती है, इसलिए एनडीए और इंडिया गठबंधन लगातार बिहार की 19% वोट बैंक को साधने में जुटी हुई है। ऐसे में विकास का मुद्दा बिहार के लोगों को कितना रास आता है, ये बड़ा सवाल है, फिर चाहे वो विकास कार्यों का लोकार्पण हो या फिर शिलान्यास। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। सही बात है कि विकास का मुद्दा कितना वहाँ कारगर होगा, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ नेताओं ने अपने फ़ायदे के लिए दलितों को महादलित में बांट दिया, पिछड़ों को अति पिछड़ों में, और महादलित और दलित पिछड़े और अति पिछड़े मिलाकर वहाँ 83% से ज़्यादा, लगभग 84% हो जाते हैं।
तो ये जो 84% वोट बैंक है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब हाल की बात करें तो राहुल गांधी कांग्रेस के नेता, उन्होंने बिहार में एक तरीके से पंप किया, पॉलिटिकल पंप किया, और वो लगातार बिहार के दौरे, एक महीने में 5-5, 4-4 दौरे उन्होंने किए। वो गए, कन्हैया कुमार ने वहाँ यात्राएं निकाली और वो दलित छात्रों के छात्रावासों में गए, अंबेडकर छात्रावासों में गए, कई जगह पुलिस से उनकी झड़प भी हुई, मुकदमे भी लिखे गए, लेकिन राहुल गांधी उन छात्रों से मिलने गए, उनकी समस्याएं सुनी। इसी तरीके से वो माउंटेन मैन जीतन राम मांझी के परिवार से मिले, उनके यहाँ भी गए। इस तरीके से जो तमाम दलितों और ओबीसी के महापुरुष हैं, उनके गांवों में, उनके परिवारों से राहुल गांधी मिले और एक ऐसा खाका खींचने की कोशिश की कि जिससे कि दलित और ओबीसी का जो गठजोड़ है वो और मजबूत हो सके। और एक अभी पोल ट्रैकर को मैं देख रहा था, युवाओं में राहुल गांधी की 47% युवा राहुल गांधी को अपना नेता मान रहे हैं और उन्हें वो स्वीकार्य हैं। तो 39% लोग नरेंद्र मोदी के फेवर में हैं। तो इस तरीके के जो आंकड़े हैं वो कांग्रेस के लिए उत्साहजनक हैं, दूसरे दलों के लिए थोड़ी चिंता पैदा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री लगातार जंगल राज की बात कर रहे हैं, जंगल राज वापस आ जाएगा। 20 सालों से नीतीश कुमार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जंगल राज के नाम पर बिहार को डराती रही। लेकिन हाल की अगर घटनाएं देखें तो अभी मुझे लगता 2 दिन ही हुए हैं, एक मंत्री के आवास के ठीक सामने, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, उनके आवास के ठीक सामने एक व्यक्ति का कत्ल हो जाता है, बिल्कुल वीआईपी इलाके में पटना में। इसी तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। अब ये पता नहीं कौन सा राज है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं होती हैं जंगल राज के नाम पर। ये बात भी ठीक है कि सुधार हुआ है, पहले से बहुत सारी चीज़ें सुधार हुई हैं, लेकिन जो इस बार नीतीश कुमार पलटी मारकर बीजेपी के साथ में गए हैं, उसके बाद से नीतीश कुमार की पार्टी का परफॉर्मेंस या नीतीश कुमार का बतौर मुख्यमंत्री परफॉर्मेंस, उस पर उंगलियां उठ रही हैं। विपक्ष लगातार या तो जानबूझकर उंगली उठा रहा है या फिर ऐसी परिस्थितियां बनी हैं। इस बार चुनाव जाहिर सी बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार बहुत कम मार्जिन से आरजेडी और जो महागठबंधन था वो रह गया था। एक और गणित जो इस पूरे जो अब तक की जो रिपोर्ट है उसमें रह गई, वो ये है कि सीमांचल में पिछली दफ़ा असदुद्दीन ओवैसी 5 विधानसभा सीटें जीते थे, उनमें उनके 4 विधायक बाद में दल बदल करके आरजेडी के साथ चले गए थे। ओवैसी ने विधायक लूटने का भी आरोप लगाया था, लेकिन इस बार ओवैसी से महागठबंधन के नेताओं की बातचीत चल रही है। ये बात राष्ट्रीय मीडिया में ओवैसी ने खुद स्वीकार की है। तो किस तरीके से महागठबंधन, राहुल गांधी, और कल राहुल गांधी का जन्मदिन था, तेजस्वी यादव ने उन्हें बधाई दी, तो राहुल गांधी ने जो रिट्वीट किया, जो बातें लिखी, वो भी बिहार को लेकर कि हम लोग मिलकर यहाँ के शोषित पीड़ित दलितों की लड़ाई लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए है, चिराग पासवान हैं, तो कुल मिलाकर एक ऐसा परिदृश्य बना है। लेकिन बाबा साहब और जाति जनगणना, ये 2 बड़े मुद्दे हैं। हाल में लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर जो फोटो खींची, उसमें बाबा साहब की तस्वीर पैरों के पास देखी गई और उसके बाद से हंगामा मचा। तो तेजस्वी यादव ने आज वो वाकया दिलाया जब अमित शाह ने संसद में कहा था अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। तो अंबेडकर को लेकर, जाति जनगणना को लेकर, संविधान को लेकर, ओबीसी वोट को लेकर, तो कुल मिलाकर जो बिहार का अब तक का परिदृश्य है वो जातियों के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आ रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं बिहार के, अक्षय आर्या जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत। पुष्कर सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत धन्यवाद। संजय कुमार यादव वीआईपी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणजीत सम्राट वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़े हैं और राजीव कुमार चुनाव विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सीधे तौर पर जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता से हम शुरुआत करेंगे। अक्षय आर्य जी, बिहार में जातीय गणित हमेशा से हावी रही है और इस बार भी बातें वही हो रही हैं कि साहब दलितों का अपमान, ओबीसी का अपमान। मोदी जी ने भी घूम फिर कर बातें वही की हैं कि भाई ओबीसी के विरोधी हैं, दलितों के विरोधी हैं। इन जाति गुणागणित भारतीय जनता पार्टी जरूर कहती है कि वो जाति गुणागणित में नहीं उलझती, लेकिन बिहार में क्या जाति के बिना कुछ भी संभव नहीं है क्या? अच्छे आर्या जी, नमस्कार दिपेश जी। और सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा तो वो मजा आ रहा है
बिहार की क्या परिस्थिति है वो बिहार के लोगों से जरा पता करिए। 2005 के बाद यहाँ की क्या स्थिति, इसमें कितनी सुधार आई है, ये बिहार के लोग आपको बेहतर बताएंगे। यहाँ पुलिस का इकबाल कितना बुलंद हुआ है और लोग जो 6 बजे के बाद घर से निकलते नहीं थे वो निकलने लगे हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि सुधार हुआ है। और मैंने भी कहा अपने उद्बोधन में, प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि नहीं, सुधार हुआ है, काम हुआ है, लेकिन हाल की घटनाएं चिंता पैदा करती हैं। जाति की बात है तो दुर्गा जी, आप पिछले लोकसभा चुनाव में 40 में से कितनी सीटें भाजपा जीती थी, जरा ये बताइए, ये पता करिए। और इस बार 40 में से कितनी सीटें जीती? लगभग 30 सीट इस बार भी हम लोग जीते और लगभग 39 सीट पिछली बार भी हमारी आई थी। तो मैं ये कहूंगा कि अगर जाति की ही बात रहती तो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट यहाँ क्यों मिलता, विकास के नाम पर यहाँ क्यों वोट मिलता? सिर्फ अगर विधानसभा में क्यों ऐसी स्थिति हो जाती है? अच्छे भाई, विधानसभा में क्यों ऐसी स्थिति हो जाती है? 2020 का विधानसभा का परिणाम जरा जिक्र कर दीजिए उसका भी। आप विधानसभा की ही बात ले लीजिए, कई ऐसी सीटें हैं, मैं कई ऐसी सीटें गिना सकता हूं जहां पर जाति से, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसकी बात बता रहा हूं, बेगूसराय में। बेगूसराय भूमिहार बहुल इलाका है, लेकिन बेगूसराय के कम्युनिस्ट के गढ़ कहे जाने वाले बछवाड़ा सीट से भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां से जीत करके विधायक बने। तो क्या बताइए कि यहाँ जाति की बात, जाति कहां से आ गई फिर? और अगर जाति की बात रहती तो दलित समाज के, पिछड़े समाज के नेता यहाँ चुनकर विधानसभा चुनाव कैसे जीत जाते? जो सुरेंद्र मेहता अभी बिहार सरकार में खेल मंत्री भी हैं, वो किस जाति से आते हैं जरा पता करिए। और भूमिहार बहुल क्षेत्र से उन्होंने कम्युनिस्ट के गढ़ में जाकर के कम्युनिस्टों को हराया और वो जीत करके आए। तो यहाँ जाति की बात है। हाँ, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वाले जो लोग हैं वो जरूर लोगों को बार बार घुमाकर जाति पर फोकस करना चाहते हैं ताकि वोट का ध्रुवीकरण करके वो ये इनके प्रकार सरकार में आ सके, सरकार बना सके, उनकी यही मंशा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो नाम है, जो चेहरा है, वो विकास का एक पर्याय बन चुका है। और साथ में नीतीश कुमार जी जो पिछले 20 वर्षों से लगातार बिहार की सेवा कर रहे हैं और बिहार में विकास के नए आयाम को वो गढ़ रहे हैं, तो ये बिहार की जनता देख रही है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ जाति हावी होने वाली है इस विधानसभा चुनाव में भी। ठीक बात है। कांग्रेस के नेता की तरफ जाएंगे। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, आरजेडी की वरिष्ठ नेता और एमएलसी हैं, वो जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कांग्रेस के नेता पुष्कर सिंह की तरफ हम रुख करेंगे। पुष्कर सिंह, वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी संविधान की किताब दिखाकर आप लोग जातिवादी राजनीति करते हैं। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए और उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्षय आर्य ने, कि उनको जाति की जरूरत नहीं है, वो नरेंद्र मोदी का चेहरा है जो विकास का पर्याय है। जातिवादी राजनीति आप लोग करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं आप। पुष्कर सिंह, 2005 से लेके, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए कृपया। हाँ, 2005 से लेके 2025 तक ये आज तक जंगल राज का झुंझुना ढो रहे हैं। अपने कार्यकाल में, जो कि इनके 22 से 23 साल का कार्यकाल रहा है बीजेपी और जदयू के गठबंधन का, उस एक कार्यकाल में इन्होंने क्या किया है? किसी प्रदेश के किसी भी फैक्ट्री को क्या चालू किया है? युवाओं के लिए काम किया है? क्या किसानों के लिए काम किया है? कहीं भी आपको कोई काम नहीं दिखेगा। आज मैं आपको बता दूं, पर डे अपराधों की संख्या 953 है पूरे बिहार में। बिहार की जनता गैंगवार से भयभीत है। उसके बाद बता दूं, भर्ती के नाम पर युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, लोगों को गरीबी रेखा में धकेला जा रहा है। 95 लाख लोगों परिवार को हर दिन सिर्फ 200 रुपए की आमदनी है। इस पूरे बिहार की विडंबना है। और भाई साहब, पूरे बिहार में मोदी जी आज आए थे, बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे। क्या मोदी जी बिहार जब 2014 के चुनाव से पहले आए थे तो 10,000 करोड़ दे दूं, 20,000 करोड़ दे दूं, 50,000 करोड़ दे दूं, 1.25 लाख करोड़ दे दूंगा? कितने रुपए बिहार के विकास के लिए आए? मैं भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के तमाम जो साथी हैं उनसे पूछना चाहूंगा। बताइए भैया, अच्छे यार, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं डॉक्टर उर्मिला ठाकुर को चर्चा में शामिल करूंगा। सबसे पहली बात, जो अपराध की ये कर रहे हैं, शायद इनकी उम्र देखकर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जंगल राज के दिन वो देखे होंगे। और
अपराध किस जगह नहीं होता, लेकिन बिहार में जो अपराध हो रहा है तो आप पता करिए कि उस अपराध का जो है उद्भेदन वो भी साथ में हो रहा है और अपराधियों को सजा भी मिल रही है। अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जा रहे हैं। जहां तक गैंगवार की बात है तो बिहार में एक भी गैंगवार अगर हुआ हो बता दीजिए। कोई गैंगवार नहीं है। जो भी घटनाएं हो रही हैं वो छिटपुट घटनाएं हो रही हैं जो लोकल गुंडे क्रिमिनल कर रहे हैं और उनको पकड़ा जा रहा है। ये तो पहली बात है। दूसरी बात कि अगर ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं सेटअप हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो भाई साहब आप बिहार जरा घूम करके देखिए कि कहाँ कितनी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है। यहाँ सिर्फ बेगूसराय की ही बात कर लीजिए तो लगभग 7 इंडस्ट्री, यहाँ 7 इंडस्ट्री पिछले 5 साल में यहाँ पर तैयार हुआ है और यहाँ खड़ा किया गया है। आप जहाँ अगर सड़क की बात करिएगा, पटना जाने में किसी भी क्षेत्र से पहले कितना समय लगता था, आज 2 से ढाई घंटे में आप पटना पहुंच जाएंगे। अच्छा आर्या, मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों ने बहुत काम किया है। एक बहुत अहम सवाल है जिस पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने सवाल उठाए हैं कि भाई पुराने जो वादे किए थे, मोदी जी ने किसी मिल में कहा था कि यहाँ की चाय पीऊंगा, उस मिल का क्या हुआ? इसी तरीके से कुछ कारखानों को बात की थी। आप लोग नई घोषणाएं कर देते हैं और पुराने का हिसाब किताब करते ही नहीं है, जनता भूल जाती है। दुर्गेंद्र भाई, जितनी भी घोषणाएं हो रही हैं वो सारी घोषणाओं का क्रियान्वयन अपने अपने समय पर किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। हो सकता है कि कहीं कोई किसी मिल की बात जो आप कर रहे हैं वो छूट गई हो, तो राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार, जहां तक हमारे नेता हम लोगों की भी वार्ता होती है और बैठकों में बैठते हैं, तो जहां कुछ अड़चने आती हैं तो वहां समय लगता है, देर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी इंडस्ट्री यहाँ सेटअप नहीं हो रहा है या विकास कार्य में यहाँ कोई गति नहीं है, विकास कार्य नहीं हो रहा है। ये कहना मुझे नहीं लगता है कि उचित होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हो, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बिहार में किस गति से और किस तरीके से कार्य किया जा रहा है। ठीक बात है। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर को चर्चा में शामिल करते हैं। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। भाई बार बार बीजेपी और इनके गठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि लालू जी के राज में सबसे ज़्यादा भयानक स्थितियाँ थी, शाम को 6 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे। बार बार यही नैरेटिव, जब भी प्रधानमंत्री आते हैं, और ऐसी स्थितियाँ कालांतर में रही भी होंगी क्योंकि ऐसे ही लोग नहीं कर रहे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री भी जंगल राज की बात करते हैं। ऐसा कोई चुनाव 20 वर्षों 22 वर्षों हमने नहीं देखा जो जंगल राज आपके जो मुखालफत करने वाले राजनीतिक दल ऐसा ना कहते हों। एक तो ये बड़ी समस्या है। दूसरा, अम्बेडकर का मुद्दा भी प्रधानमंत्री ने आज उठाया है कि भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करते हैं। आप यादव छोड़कर जो आपकी पार्टी है वो सारे लोगों का मान मर्दन करती है। कांग्रेस पार्टी और आपकी पार्टी परिवारवाद करती है। बहुत सारे आरोप आपकी पार्टी पर लगे हैं, यहाँ तक कि पता नहीं कौन कौन सी बातें। और आपके नेता ने किसी को पॉकेट मार कह दिया, तो जवाब में किसी ने चारा चोर कह दिया। ये क्या हो रहा है डॉक्टर उर्मिला ठाकुर? पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ, इस पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। दुर्गेंद्र चौहान। वाह, भूपेंद्र जी। दुर्गेंद्र दुर्गा जी वाला दुर्गेंद्र। आवाज जा रही है आपको? दुर्गा जी वाला दुर्गेंद्र। दुर्गेंद्र? हाँ, मेरा नाम दुर्गेंद्र है, दुर्गा जी वाला। हाँ, दुर्गेंद्र जी। दुर्गेंद्र जी, मैं आपके बातों को ये जवाब देना चाहती हूँ। बोलिए। कि जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का बात है, तो मैं कहना चाहती हूँ बिहार आते हैं और बिहार जैसे गरीब राज्य, जहाँ पे नीति आयोग की रिपोर्ट में आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे वो आप हर क्षेत्र में जो है, इंडस्ट्रियल एरिया के क्षेत्र में हो, इंडस्ट्री लगाने के क्षेत्र में हो, सारे क्षेत्र में बिहार सबसे नीचे पायदान पे है। और ऐसे गरीब राज्य में ये आते हैं सरकारी कार्यक्रम के नाम पर अपना जुमला सेट करने के लिए, चुनावी जुमलेबाजी करने के लिए, और जनता की गाढ़ी कमाई। एक बार जब ये मीटिंग में आते हैं तो 100 करोड़ खर्चा होता है, तो जनता के पॉकेट पर असर पड़ता है। और ये पॉकेट मार भी अगर कहा, जो पॉकेट जनता की गाढ़ी कमाई पॉकेट का प्रधानमंत्री जी पर गरीब राज्य खर्च कर रही है, तो क्या सोचेंगे लोग, क्या बोलेंगे? दूसरी बात, ये आते हैं, आप देखे होंगे 2014 से जब ये शुरू किए बिहार में आना, तो जब से ये आ रहे हैं 200 मीटिंग किए होंगे। और 2014 से इन्होंने, जब आप देख रहे हैं कि जब ये आ रहे हैं, तो क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए आ रहे हैं, विशेष पैकेज देने के लिए आ रहे हैं? क्या ये आए
तो हमारे अचेता अवस्था में जो बिहार के मुखिया है, मुख्यमंत्री जी, ये कहे थे, गिड़गिड़ाते रहे जब प्रधानमंत्री आए कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए। क्या वो देने के लिए आ रहे हैं? क्या 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल नौकरी देंगे और 11 साल में 22 करोड़ ये नौकरी में जो बिहार का हिस्सा होगा वो देने के लिए आ रहे हैं? क्या किसानों के लागत मूल्य का 1.5 गुना 2 गुना में हिस्सेदारी देने के लिए आ रहे हैं? क्या ये कमर तोड़ महंगाई और डीजल पेट्रोल की कीमत जो कहे थे कम करेंगे वो करने के लिए आ रहे हैं? क्या उजाला योजना के तहत कि महिलाओं को हम गैस सिलेंडर और गैस फ्री में देंगे और 400 का सिलेंडर ये जो है 1200 और 1000 रुपया में वो फ्री करने के लिए आ रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दा से हट करके मुद्दा से भटकाने। ये कहे थे मोतिहारी में कि इस चीनी मिल का मैं चाय पीऊंगा, तो क्या उसको आपने चीनी मिल जो है प्रधानमंत्री जी चालू करा दिए? ये कुछ नहीं करेंगे। 15-15 लाख तो दूर लाने की बात है। वो गुजरात के मालिया, मेहर अली चौकसी, नीरव मोदी और ललित मोदी के माध्यम से जो गुलाबी नोट दिखाए थे विदेश भेजने के, उनके नाक के नीचे से सब लेके चला गया। अरे उर्मिला जी, ये जंगल राज वाला कैसे खत्म होगा जो आप लोगों के माथे पर ये लोग चिपका दिए हैं? जंगल राज क्या चीज? जहां तक अरे जंगल राज कहते हैं आप लोग, जंगल राज कर फैलाए हुए थे, वो कैसे उसको कैसे जवाब दीजिएगा जनता को? जंगल राज जो ये इसलिए कह रहे हैं, जंगल राज इसलिए कह रहे हैं कि गरीब गुरबा लोग जिसको चप्पल पहनने की इजाजत नहीं थी, उस गरीब गुरबा लोग जिसको साफ कपड़ा पहन के अपने ही दरवाजे पर खटिया मचिया पर बैठने की लोग जुर्रत नहीं जुटा पाते थे, उसको बाबू लालू प्रसाद यादव जी का जब वो जंगल राज आया तो वो थाना पे जाने लगा, ब्लॉक में जाने लगा, जिला में जाकर के एसपी और कलेक्टर के सामने मैल कुचल पहना हुआ लोग जब कुर्सी पर बैठ करके हक और अधिकार की बात करने लगा, तो गरीबों के राज को, बाबू लालू प्रसाद यादव के राज को इन लोगों ने जंगल राज कहा। इसलिए कि 90% लोग जो पीछे थे, जगदेव बाबू ने जब 90% 100 में 90 शोषित थे, 90 भाग हमारा है, गरीबों ने ललकारा है, धन और धरती सभी चीज में 90 भाग हमारा है, यही आरएसएस वाले लोग, यही बीजेपी वाले लोग उनको भी खात्मा करने का काम किए। जब बाबू जननायक जी ने जब आरक्षण लागू किए, यही लोग गाली देने वाले लोग है, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गति पकड़ रसपुरा, ये आरक्षण कहाँ से आई? अब तो भारत रत्न दे दिए ना, अब तो भारत रत्न दे दिए, तब गाली दिए होंगे, अब भारत रत्न दे दिए, अब बराबर हो गया ना उर्मिला जी? आपको मैं कहना चाहती हूँ, उस भारत रत्न में भी पार्लियामेंट का चुनाव था वोट आकर्षित करने के लिए, और बिहार का उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव थे, और जब नए भवन का उद्घाटन हो रहा था बिहार विधान सभा का, तो तेजस्वी जी ने कहा कि आप प्रधानमंत्री जी घर घर जो है भारत रत्न पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन गुदरी के लाल गरीबों के मसीहा आप जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देते तो बहुत अच्छा। जब देखे कि चुनाव आ गया तो अति पिछड़ा को वोटों को आकर्षित करने उर्मिला जी, भारत रत्न के फायदा तो हुआ ना, बहुत सारी सीटें जीत भी गए बिहार में ना। ये गाली दे रहे हैं कल लालू प्रसाद यादव को भी, ये गाली देने वाले लोग कभी भारत रत्न देंगे, कभी आरती दिखाएंगे, और इनको पूछिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहती हूँ कि देश का गृह मंत्री तारीपार आदमी को अपने स्टेट में रहने की इजाजत नहीं थी, देश का गृह मंत्री बन करके अम्बेडकर कह के जो कहते हैं उस समय अपमान नहीं हो रहा है? बाबू लालू प्रसाद यादव का शब्दों का सही चयन करिए उर्मिला जी। देखे भी नहीं, साजिश फोटो ला के रखते हैं, उन्होंने फोटो की तरफ देखे भी नहीं। अपमानित करने की तो दूर की बात है, आप जाके देखिए कि उसी विधानसभा में जो जिसको ये लोग गाली देते थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्री कृष्ण सिंह के पैरल में स्टेचू लगाए, अम्बेडकर का स्टेचू लगाने वाले, अम्बेडकर को मानने वाले लोग तो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानने वाले लोग, गाली देने वाले लोग आज बाबू लालू प्रसाद यादव को कह रहे हैं कि अम्बेडकर, ये उल्टी गंगा नहीं बहती है, गंगा जो हिमालय से निकल के कलकत्ता जाती है, कलकत्ता से ठीक है। लगातार आप बनी रहिए, शुक्रिया, लगातार आप बनी रहिए उर्मिला जी। बड़ी महत्वपूर्ण बात उर्मिला ठाकुर ने कही कि गंगा उल्टी नहीं बहती है, गंगा तो हिमालय से ही निकली और हिमालय से ही निकलेगी। बहुत सारे सवाल हैं, एक सवाल उठाया और जवाब भी बड़ा माकूल है। वो कह रहे हैं कि अगर गरीब आदमी अगर सर उठाकर चलने लगा और वो जंगल राज है, तो हाँ वो जंगल राज था, ऐसे जंगल राज की गरीबों के लिए जरूरत है। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सार। आपके बीच हमारे धन्यवाद। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाई पहले पुराने वादों की बात करो, फिर नए वादे और इरादे जताओ। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। संजय कुमार वीआईपी के नेता हैं, वीआईपी पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। संजय कुमार यादव के पास सीधे रुख करेंगे। संजय जी, अगर पूरी तरीके से बिहार की जो राजनीतिक जो चौसर बिछी हुई है, उसमें जिस तरीके से दलितों, महादलितों और जो ओबीसी हैं, इनकी एक बहुत बड़ी तादाद है। ऐसे में एक खास वर्ग की पार्टी होने के कारण आपकी पार्टी का भी महत्व, आपके नेता भी महागठबंधन में हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का चेहरा ही काफ़ी है, उन्हें कोई जाति राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। संजय जी। संजय कुमार अनम्यूट करिए। संजय कुमार, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, कृपया अनम्यूट करिए। जी सुन रहा। हाँ बोलिए संजय, बोलिए संजय जी। सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, कृपया बोलिए, अपना पक्ष रखिए, बोलिए। जी आप सवाल ले लीजिए। हाँ, सवाल मैंने किया है कि जिस तरीके से बिहार में जाति राजनीति प्रभावी रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है और उनको कोई जातिवादी पॉलिटिक्स करने की जरूरत है। उन्होंने बहुत सारा काम किया है बिहार में। सबसे पहले तो इसके पहले जो चुनावी सभा में वो आए थे बिहार में, और बिहार में 16 दिन उन्होंने कैंप किया था जी। 34 हेलीकॉप्टर उड़ाए थे जी। पूरा गहन प्रचार किए थे जी। बिहार के विकास का सपना दिखाए थे। तो पहले उसका हिसाब कर दें। सबसे पहले कि उनको हिसाब करना चाहिए कि बिहार में जो किसानों की जो हालात है, किसान का हालात कितना खराब है। कृषि आधारित जो उद्योग है बिहार में 36 चीनी मिलों में मात्र जो 29 चीनी मिलें बंद है। जो 36 चीनी मिलें थी उसमें 29 चीनी मिलें बंद पड़ी हुई है। और जो किसानों की जो नकदी आमदनी होनी चाहिए वो किसानों का नकदी आमदनी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से किसानों की हालात बहुत खराब है। वो चीनी मिल के परिसर में आते हैं, भाषण देते हैं, कहते हैं कि इस बार आऊँगा तो इस चीनी मिल से जो चीनी उत्पादन होगा उस चीनी से ही हम चाय पिएंगे और फिर हम यहाँ से जाएंगे। तो फिर वो जो वादे हुए उसको पूरा करके दिखाएं। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि बिहार को बदलने के लिए, बिहार के काया को बदलने के लिए 125,000 करोड़ रुपया का मदद करूंगा। तो वो 125,000 करोड़ रुपया कहाँ गया, सवाल ये है। दूसरी बात है कि बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, बिहार में कोई उद्योग नहीं है, बिहार के नौजवान पलायन कर रहे हैं, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। और बिहार में डबल इंजन की जो फर्जी सरकार चल रही है, वो फर्जी सरकार ने बिहार के लिए, बिहार के बेरोजगारों के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए और बिहार के किसानों के लिए अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। साथ साथ जो बिहार में जो ये कोसी, नारायणी और इससे बड़ी बड़ी जो नदियां हैं जो प्रलयंकारी बाढ़ लाती है, जिससे 17 जिले पूरी तरह से डूब जाती है। और आप देखते हैं कि 17 जिला का जो मैंने फसल है किसानों का वो बर्बाद हो जाता है और जल जमाव में फंस जाता है। उसके बाढ़ के अस्थायी निदान का आज तक कोई समाधान नहीं हो सका। इसका जवाब कौन देगा? दूसरी बात इसका जवाब देने के लिए जेडीयू नेता आ गए हैं। अभी सत्येंद्र शर्मा जनता दल यूनाइटेड के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, मैं फिर आपके पास आऊँगा। चुनाव विश्लेषक हमारे साथ में राजीव कुमार जी लगातार जुड़े हुए हैं काफ़ी वक्त से। राजीव जी, बिहार की जो राजनीतिक चौसर है, आप लंबे समय से बिहार को देख रहे हैं, वहाँ के राजनीतिक परिदृश्य को देख रहे हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, चुनाव विश्लेषक के रूप में।
नरेंद्र मोदी क्या ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नैरेटिव 2024 में विपक्षी दलों ने, राहुल गांधी ने बनाया था कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, दलित खतरे में है? राजीव जी नमस्कार। नमस्कार जी। दरअसल जो पुरानी बातें हैं फिर वही दोहराई जा रही हैं जी, और हम ये कह सकते हैं कि नई बोतल में पुरानी शराब की तरह जी। यहाँ के जो मुद्दे हैं आज भी वही हैं जो पहले थे। बेरोजगारी के मुद्दे, शिक्षा के सवाल को लेकर, हालांकि कुछ विकास के काम हुए भी हैं जी, लेकिन बुनियादी जो सवाल हैं वही है। और सबसे बड़े चेहरे जो हैं जदयू के सुप्रीमो नीतीश कुमार, पिछड़े अति पिछड़े जी। तो राहुल की भी जो कवायद है पिछले 4-5 बार जब वो बिहार आए हैं उसमें उन्हीं वोटों में से नमारी की है और भाजपा भी वही करना चाहती है। और भाजपा इस ताक में है कि अधिक से अधिक सीटें मुझे आए, मैं एनडीए को, ताकि हम नीतीश को बाहर कर दें। और नीतीश कुमार ये कभी नहीं चाहेंगे कि भाजपा और एनडीए को सबसे अधिक सीटें आए। वो बराबर वो बार्गेन करने की स्थिति में रहते हैं। वो जब जैसा होता है वो आरजेडी के पास भी जा सकते हैं। देखिए बिहार में सरकार बदल सकती है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदलता। और रहा जन स्वराज की बात, जन स्वराज का इस बार वोट काटने तक की भूमिका रहेगी। अगली बार वो भले ही यहाँ के निर्णायक भूमिका में। जी, हमारे साथ रणजीत जी लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं रणजीत सम्राट जी। रणजीत जी, आपके तरफ मैं रुख कर रहा हूँ। ये 20 साल वाला वही नैरेटिव जंगल राज, अब ये कितने दिन ये नैरेटिव चलेगा जंगल राज? कितने चुनाव लोग जीतेंगे इस नाम पे? कितने चुनाव और लड़े जाएंगे? अब कुछ 20 साल में कुछ काम किया उस पर भी बात हो जानी चाहिए। भाई जंगल राज था, आपने सुधार दिया, 1 चुनाव, 2 चुनाव, 3 चुनाव, अब तो अब 20 साल में आपने जंगल राज सुधार दिया होगा ना, तो फिर बार बार उसी पर क्यों वोट मांग रहे हैं? देखिए दुर्गेश चौहान जी, मैं बता दूं, ये बिहार का सबसे बड़ा नैरेटिव नरेंद्र मोदी के द्वारा सेट किया जा रहा है। जंगल राज के नाम पर यहाँ सरकार बनाने और बिगाड़ने की बात होती है, लेकिन दरअसल अभी राजीव जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डिमेंशिया है और डिमेंशिया रहने की उनको भूलने की आदत है। तो एन केन प्रकारेण वो अधिक से अधिक किसी तरह से सीट लाना चाहते हैं और जिस तरह से महाराष्ट्र में शिंदे को मुख्यमंत्री ना बनाकर फिर भाजपा के लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया, तो जस्ट लाइक वैसा ही होगा। आपने कहा कि जंगल राज, बिल्कुल जंगल राज जो लालू जी के समय में जो राज था, जो जंगल राज, कितने हत्या हुए, कितने बलात्कार हुए, और ये 20 साल के शासनकाल यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में, जिसमें कि एनडीए भाजपा भी रही, बीच में लालू जी के भी सरकार रहे, तो कुल मिलाकर 20 साल के शासनकाल में जंगल राज का जो ग्राफ देखा जाए, हत्या, बलात्कार, लूट खसोट, तो उससे कहीं ज्यादा ये 20 साल के आंकड़े आते हैं। मैं आपको हाल में ही बता देता हूं, 2 दिन पहले की घटना है। रणजीत भाई, अच्छा यार कह रहे हैं कि उस काल में लोग पकड़े नहीं जाते थे, अपराध हो रहे हैं, वो परोक्ष रूप से इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन कह रहे हैं हम उनका अनावरण कर रहे हैं, लोगों पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। ये तर्क है बीजेपी और जेडीयू के लोगों का। जी बिल्कुल झूठ है, ये केवल कहने और सुनने की बात है, ये कहा नहीं जाता है। पहले जंगल राज की बात की जाए तो 89 से मैं इस क्षेत्र में रहा हूं, पत्रकारिता में 90 से मैं आया हूं और मैं लगातार देख रहा हूं लालू जी के शासनकाल को भी। मैं आपको भी ताजा खबर बता रहा हूं, बेगूसराय के नजदीक लखीसराय जिला है और लखीसराय में 2 दिन पहले डबल हत्या हुआ है, एक मुखिया और वार्ड सदस्य की हत्या हुआ, पिपरिया दियारा कांड में हत्या हुआ, सरेआम हत्या हुआ है। ये क्षेत्र राजीव रंजन सिंह ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका क्षेत्र है। जो बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा है, लखीसराय वहां का घटना है 2 दिन पहले। ये जंगल राज रिटर्न का हवाला दे सकते हैं। ये केवल लखीसराय की बात नहीं की जाए, अन्य जिलों में लगातार हत्याएं हो रही है। पटना में हुआ है रणजीत भाई, पटना में हुआ है, 2 दिन पहले गोली चली मंत्री के घर के बाहर। ऐसी कहीं रोक नहीं है, ये केवल झूठ के जंगल राज के हवाला देते हैं। लेकिन कोई, हाँ ऐसा कहा जा सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहला शासनकाल था वो बिल्कुल राइट था, लोगों के
काम में आया और वही शासनकाल लोग को अच्छा लग रहा है। उसके बाद जो 15 साल का जो शासनकाल रहा वो ढुलमुल रहा। बिल्कुल जंगल राज नहीं से महाजंगल राज कर सकते हैं, जंगल राज रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, मैं जेडीयू के नेता सत्येंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। सत्येंद्र शर्मा, ये वरिष्ठ पत्रकार लगातार इस बात को कह रहे हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने लगभग वही बातें कही कि जो पहला कार्यकाल नीतीश कुमार जी का था वो बहुत ही इकबाल बुलंद था उनका, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने, अगर उन्होंने लालू राज को जंगल राज कहा तो उन्होंने चीज़ों को, फिर वो सुशासन बाबू की छवि उन्होंने पहले कार्यकाल में बनाई, लेकिन लगातार उसके बाद डिटोरेशन होता गया, लगातार उसमें गिरावट आती गई, और अब वो कह रहे हैं कि कोई अंतर नहीं है, जिससे आप जंगल राज कहते हैं उससे ज्यादा ही हो रहा है। बोलिए सत्येंद्र शर्मा, जवाब दीजिए। सत्येंद्र शर्मा सुन रहे हो तो जवाब दीजिए कृपया। मुझे लगता है सत्येंद्र शर्मा का नेटवर्क कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, बोलिए डॉक्टर साहब। नरेंद्र जी, मैं कहना चाहती हूँ, बाबू लालू प्रसाद यादव जी का जब राजपाट आया तो जब गरीब गुरबा के बीच जाते थे, वो गरीबों की झोपड़ी में जाते थे, दलितों की झोपड़ी में जाते थे, बाल कटवाते थे, नहाते थे, नाक का नेटा पोंछते थे उनके बच्चों को, कहते थे पढ़ो लिखो, शिक्षा ग्रहण करो, तो कहता था लोग कि हम गरीब आदमी है सर, मेरा बकरी कौन चराएगा, मेरा गाय कौन चराएगा, तो बाबू लालू प्रसाद कहे कि जहां पर बकरी चरेगा, गाय चरेगा, वहीं पर मैं स्कूल बना देता हूँ, चरवाहा विद्यालय, वहीं पर बेसिक शिक्षा दूंगा। और बाबू लालू प्रसाद यादव गांव से बहुत दूर बहियार में कहते थे गैया बकरी चरती जाए, मुनिया बिटिया पढ़ती जाए। 2005 के पहले आपको याद होगी, किसी छोटी छोटी बच्ची के साथ, 5 साल और 9 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप नहीं होता था। लेकिन आज जो राक्षसी राज है, राज में कार में हो चाहे घर में घुस के हो, कुल्हाड़ी से काट दिए जाते हैं। 55 कील पे राज की जो उदाहरण देते हैं, राक्षसी राज की बात करें, और आज हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका जो जहां पर निवास है, जो एरिया है, बगल में मुख्यमंत्री जी का है, और खुलेआम वहां गोली चलती है। मैं कहना चाहती हूँ, सत्ता संपोषित अपराधी बेखौफ होकर के आप देखते होंगे वो चौराहा पर दिन दहाड़े 6 बजे के बाद निकलना तो दिन दहाड़े गोली चल रहा है, दिन दहाड़े जिसको मन उसको उठा के ले जा रहा है, हत्याएं हो रही है। इन लोगों को, और प्रधानमंत्री जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद जितना आपने भाषण दिया है, अगर उस बात को आप सुन लेंगे तो खुद भी शर्मसार हो जाएंगे और बिहार होने का आपको जरूरत महसूस नहीं करेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा यार, जवाब दीजिए भाई। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई तमाम पढ़ने लिखने वाले गरीब गुरबा को पढ़ने लिखने लायक बनाया, सर उठाकर चलने लायक बनाया, उसे आप जंगल राज कहते हैं, तो वो जंगल राज मुबारक है बिहार को। ये बड़ी विडंबना है कि जिस जंगल राज की बात आप या यहाँ बैठे पैनलिस्ट कर रहे हैं, क्या वो जंगल राज टर्म भाजपा ने दिया था या संघ के लोगों ने दिया था? ये जंगल राज बिहार सरकार के जो कार्यकाल था लालू जी का, उस समय पटना हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने ये कहा था कि बिहार में जंगल राज की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो ये टर्म हाईकोर्ट पटना के द्वारा दिया गया है, ये भाजपा या आरएसएस के लोगों ने नहीं दिया है। ये सबसे पहली बात। लालू जी कन्विक्ट हुए तो ये संविधान है, तो ये कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया, उनको सजा हुई। ये भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों ने उनको कन्विक्ट नहीं किया। तो ये कहना कहीं से उचित नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि गरीबों, किसी ने, जो गरीब थे, जो शोषित थे, नहीं, लालू यादव की पार्टी के नेता कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। लालू यादव की पार्टी के नेता डॉक्टर उर्मिला ठाकुर कह रहे हैं इस बात को। जितने गरीब थे, जितने शोषित थे, वंचित थे, नीतीश कुमार की सरकार में आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, उनमें सबसे बड़ा जो अधिकार है वो गरीबों, शोषितों, वंचितों को दिया जा रहा है। आज चाहे इंदिरा आवास की बात कर लीजिए, आज चाहे आप एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए, फिशरीज डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, सब में
बड़ी राशि मैं जवाब लेता हूँ। अच्छा भाई, मैं जवाब लेता हूँ। कांग्रेस के नेता पहले पुष्कर सिंह को लूंगा। उर्मिला जी आ रहा हूँ आपके पास। पुष्कर सिंह बोलिए। पिछली बार 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी सिवान की पावन धरती पर गए थे तो उन्होंने 3 वादे किए थे। एक, पलायन रोको पे उन्होंने बोला था कि पूरे बिहार में हम पलायन रोक देंगे। दूसरा, उन्होंने कहा था कि अकेले सिवान को मैं 600 करोड़ रुपए दूंगा बिजली के लिए। बिजली का 24 घंटे बिजली नहीं कटेगी पूरे बिहार की। तीसरा, उन्होंने कहा था कि किसानों का हाल देख के, गन्ना किसानों का हाल देख के उनका गला भर आया था और आंसू आ गए थे उस सभा में। तो आज जो परिस्थिति है, न किसानों की बात हुई, न किसानों के व्यवस्थाएं हुई कि कोई गन्ना मिल चालू हो पाए, न बेरोजगारों के लिए पलायन पे कोई काम हुआ, ना आज 600 करोड़ रुपए हमारे सिवान को मिले। पूरे बिहार को तो 1.25 लाख करोड़ मिले ही नहीं और सिवान को 600 करोड़ रुपए नहीं मिले। तो एम्स दरभंगा एम्स नहीं मिला हम लोगों को अभी तक। तो इन सारी बातों को, जुमलों की सरकार है, जुमले देने आती है और ये भाषण देंगे फिर से सरकार। अब जनता इनको समझ चुकी है, अगली बार इनकी सरकार नहीं बनने जा रही है। ये जितना जुमला देना है ये विगत 3 महीनों में दे दे बस। ठीक है, एक छोटा सा रिस्पांस। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर आरजेडी की एमएलसी हमारे साथ जुड़ी हैं। इस बीच हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार असितनाथ तिवारी जुड़ गए हैं। तिवारी जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। उर्मिला ठाकुर बोलिए, कुछ कहना चाह रही हैं आप जल्दी से। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो कर रहे हैं कि आप देखिए विकास अगर हो तो आप, मैं कहना चाहती कि हर बिहारी पर जो माँ के पेट पे पलने वाला बच्चा है उसके ऊपर भी 29,000 रुपया कर्ज आपने कर दिखाया। तो आप किस बिहार के विकास की बात करते हैं? विकास की अगर बात करते हैं तो आप हमेशा कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी के राज में जो है जंगल राज था, ये हुआ वो हुआ। बाबू लालू प्रसाद यादव जी, आपको मैं कहना चाहती हूँ कि बाबू लालू प्रसाद यादव जी अगर आपसे हाथ मिला लेते तो ना उन पर केस होता और यादव जी भी मुख्यमंत्री होते। ये पूरे दुनिया जानती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब महाराष्ट्र जाते हैं तो कहते हैं भाइयों एवं बहनों, अजीत पवार जो है 70,000 करोड़ घोटाला किया और आपके साथ मिल जाता है तो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। आप कहते हैं कन्विक्टेड हुए, चारा घोटाला किए, उससे पहले भी बहुत लोग किए, तो और लोग को बेल बाबू लालू प्रसाद यादव को जेल क्यों हुआ? ये सारा देश और दुनिया जानती है, क्योंकि आप लोगों के आगे, उन बीजेपी के आगे, उन आतताइयों के आगे जो सरकारी संस्था। उर्मिला जी, मैं लौटूंगा। उर्मिला जी अब लगातार बने रहे। असितनाथ तिवारी की तरफ रुख करते हैं। असितनाथ तिवारी, नरेंद्र मोदी बिहार में थे लगातार, वो चूंकि अब चुनाव बहुत करीब है तो वो आएंगे ही, सारे लोग आएंगे। अब एक 2024 की तरह जैसे कांग्रेस पार्टी और जो विपक्षी दलों ने, इंडिया गठबंधन ने 2024 में एक अभियान चलाया, बकौल बीजेपी और नैरेटिव बनाया कि संविधान खतरे में है, दलित खतरे में है, ओबीसी दिक्कत में है, आरक्षण खतरे में है, उसी तरीके की बातें आज प्रधानमंत्री ने ज़्यादा तौर पर की हैं। उन्होंने अंबेडकर का मुद्दा उठाया कि अंबेडकर अपमान हुआ। आरजेडी और कांग्रेस को उन्होंने निशाने पर लिया और कहा ओबीसी और इनका ये हितैषी नहीं है। इन राजनीति जी प्रतीकों का सहारा लेती रही है जी, और अंबेडकर जी इस दौर के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतीक हो गए हैं, तो उनका नाम बार बार आएगा और अभी आगे भी आता रहेगा। मसला ये है कि लंबे अरसे से, अब आप बार बार नहीं कह सकते कि 30 वर्ष पहले जिनकी सरकार थी उनके राज में तो ये था। 30 वर्ष की इस सरकार में बिहार के दलितों का क्या बहुत बड़ा उत्थान हो गया है? क्या बिहार के दलित पिछले तमाम कष्टों से ऊपर आ चुके हैं? क्या दलित बस्तियों की हालत बदल गई है? जब आप ये तस्वीर देखिएगा तो आप पाइएगा कि कमोबेश तो स्थिति वही है। तो जब कमोबेश स्थिति वही है तो अंबेडकर जी की मूर्ति पर पूरी श्रद्धा के साथ फूल चढ़ा देने से होता क्या है? इससे तो दलितों का भला नहीं होता है। तो फिर तो कोई कुछ काम करता ही नहीं, रोज खूब फूल मालाएं चढ़ा दी जाती और दलित तरक्की कर जाते, सारे दलित अरबपति हो जाते। आप प्रतीक की बात कर रहे हो, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं। असित बोलिए। आप प्रतीकों की बात खूब कर लो, और हैरानी की बात यह है कि इन प्रतीकों के आश्रय वोट बैंक भी बन जाता है।
हुआ क्या दलितों के लिए? 30 वर्षों तक सरकार चलाने वाले लोग क्या 5 ऐसा काम बताएंगे जिससे बिहार के दलितों को बहुत फायदा हुआ हो? सड़कें बनी हैं, इमारतें बनी हैं, ये तरक्की का काम हुआ है। लेकिन परसों मुझसे जहानाबाद के एक युवक ने पूछा कि सर आप ये बताओ कि बड़ी चौड़ी सड़क बन गई, अब मैं जहानाबाद से पटना 1 घंटे में आ जाता हूं, 1 घंटे में फिर वापस भी लौट जाता हूं, लेकिन 1 घंटे में पटना आ जाने से मुझे मिलता क्या है? रोजगार तो नहीं मेरे पास कोई। मैं बड़ी तेजी से जहानाबाद पहुंच के फिर वहां क्या करूंगा? वहां भी तो कुछ नहीं है मेरे पास। तो मसला ये कि सड़कें तो आपने बना दी, लेकिन उस सड़कों पर दौड़ने के लिए लोगों के पास पैसे भी तो जेब में चाहिए, और पैसा आएगा रोजगार से। रोजगार के लिए आपने क्या किया? रोजगार आपने कहां दे दिया? एक अक्षय भाई साहब कह रहे थे कि हाई कोर्ट ने जंगल राज की बात कही थी। बिल्कुल कही थी, सही बात है, हाई कोर्ट ने कही थी। तो लखनऊ हाई कोर्ट के इलाहाबाद बेंच ने उत्तर प्रदेश के लिए भी जंगल राज की बात कही थी योगी जी की सरकार में। क्या भाजपा ने तांडव मचाया जंगल राज जंगल राज? बिहार में भाजपा ने जो नैरेटिव सेट किया जंगल राज, इसका कितना नुकसान बिहार को हुआ, इसका अंदाजा है? कोई भी बाहरी आदमी बिहार में पैसा लगाने से डरता है, क्योंकि इमेज पूरी बिहार की बन गई है। बिहार के बाहर जंगल राज। एनसीआर भी के आंकड़े बता रहे हैं दी। ठीक है असित, अच्छा ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि डिब्रांड किया भाई जंगल राज के नाम पर बिहार को डिब्रांड किया। वहाँ पूंजी नहीं आई, वहाँ पूंजी फ्लो नहीं हुआ, वहाँ एफडीआई नहीं हुआ, बिहार के नाम पर लोग उद्यमी भागने लगे। ये डिब्रांड तो हुआ। सब गुजरात सबसे पहले ये बता दो दुर्गेश भाई जी, आपके दर्शकों को सबसे पहले ये बता दो, असित नाथ तिवारी जी कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं। हालांकि आपने उन्हें आज राजनीतिक विश्लेषक के आपके पार्टी में भी रहे हैं और हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी भी रहे हैं। असित नाथ तिवारी मेरे साथ भी काम कर चुके हैं। असित नाथ तिवारी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, आपकी पार्टी में भी रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में भी रहे हैं। नहीं, भाजपा के भी प्रवक्ता रहे हैं। मैं एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। फिलहाल में भाजपा के प्रवक्ता के पद से इस्तीफा देके अभी कांग्रेस भाई साहब बता रहे थे बिजली की बात। आप बिहार के किसी भी जिले में चले जाइए, 18 से 20 घंटे निर्बाध बिजली सब जगह, हर जिला, हर गांव, हर कस्बे में मिल रहा है। अक्षय भाई साहब, और ये जरा बोलने दीजिए उर्मिला जी, उनको अपनी बात रखने दीजिए। उर्मिला जी बात रखने दीजिए, फिर मैं ले रहा हूँ। जहां तक असित नाथ जी बात रोजगार की, आप बिहार के किसी भी 4 घर चले जाइए, उसमें से एक घर में आपको सरकारी कर्मचारी या शिक्षक आपको सरकारी विद्यालय में मिल जाएगा। अभी बीपीएससी के माध्यम से 1 लाख से ऊपर शिक्षकों की बात की है। आप रोजगार की बात कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर रोजगार कब दिया गया था, जरा ये बताइए। आप हर घर में महिलाओं को जितना बल और जितने बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार दिया गया है, किस सरकार ने दिया था, जरा बताइए। आज महिलाएं चल रही हैं, नौकरी कर रही हैं, अच्छा भाई, अब आपकी बात आ गई मेरे पास। बिल्कुल 1 मिनट है, मैं जल्दी में 30 सेकंड में। पहले पुष्कर सिंह कांग्रेस के नेता, 20 सेकंड दे रहा हूं मैं, 20 सेकंड। पुष्कर सिंह जल्दी से। ये सिर्फ बरगलाने वाली बात ठीक है, ठीक है। अच्छा यार ठीक है, 20 सेकंड पुष्कर सिंह 20 सेकंड रिस्पॉन्ड करिए, 20 सेकंड जल्दी से। जो पिछली सरकार और वर्तमान में जो सरकारें काम कर रही हैं, वो जुमलों पे काम कर रही हैं, लोगों को गुमराह कर रही है, झूठी वादे कर रही है। और सरकार न युवाओं की सोच रही है, न किसानों की सोच रही है, न स्वास्थ्य की सोच रही है, न इस प्रदेश के हर एक जनता के भलाई के बारे में सोच। आरजेडी के नेता डॉक्टर उर्मिला ठाकुर रिस्पॉन्ड करिए जल्दी से, 20 सेकंड में, बहुत जल्दी। कि इस प्रदेश की और इस देश की जनता के युवाओं के हक में सोचे और जुमलाबाजी बंद कर दे। ठीक है उर्मिला जी जल्दी से, 20 सेकंड में, मैं खत्म करूंगा फिर। मैं कहना चाहती हूँ कि 33% आरक्षण इस राज्य में पहले बाबूलाल प्रसाद यादव ने पंचायती राज जब लागू हुआ तो उन्होंने देने का काम किया। इस देश का पहला व्यक्ति बाबूलाल प्रसाद यादव है जिन्होंने 2 दिन का पीरियड लीव, मैटरनिटी लीव बाबूलाल प्रसाद ने महिलाओं को देने का काम किए। इस बार ये महिला की बात करते हैं, जब चुनाव लड़े 24 में तो बिहार की एक भी महिला को पार्लियामेंट का इन्होंने टिकट नहीं दिया। वहीं पर
प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने 6 महिला को टिकट देने का काम किए। और महिला की बात जहां तक है, जब तेजस्वी जी आएंगे 2025 में, देखिएगा महिला को कैसे 2500 रुपया ठीक है, थैंक यू। रणजीत सम्राट, अंतिम टिप्पणी, बिहार के चुनावी जो रण है उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या समीकरण आपको दिख रहे हैं मोटे तौर पर भी प्रथम दृष्टया? रणजीत। तो बिहार में कुल मिलाकर एनडीए वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई में महागठबंधन इस बार काफी हावी रहेगी। और रही बात जनसुराज की बात की जाए तो जनसुराज कुछ नहीं कर पाएगा। जनसुराज निर्दलीय की भूमिका में 243 सीट पर भी उम्मीदवार देगा तो 5000 10,000 वोट में सिमट जाएगा। और कुल मिलाकर स्थिति है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, उसकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। और चिराग जी जिस तरह से ठीक है, असितनाथ, जेडीयू को लेकर ये सारे लोग हमलावर हैं, जेडीयू के साथ क्यों मुश्किलें हैं इतनी ज्यादा? असितनाथ, जल्दी से। अमित शाह जी का एक इंटरव्यू आज टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये समय आने पर पता चलेगा। मतलब साफ है कि नीतीश जी को लेकर स्थिति बहुत साफ नहीं है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी को पता है कि नीतीश से लोग नाराज हैं और इसका नुकसान गठबंधन को हो। बात है कि चुनाव के बाद जदयू साफ है बिहार में और इसका अंदाजा बीजेपी को भी लग गया है, इसलिए बीजेपी अपनी अगली तैयारी कर रही है। बहुत शुक्रिया अक्षय आरा, पुष्कर सिंह, डॉक्टर निर्मला ठाकुर, संजय कुमार, रणजीत सम्राट, असितनाथ तिवारी और राजीव कुमार। आपका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आभार उन दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। वास्तव में बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प है, मुकाबला बहुत करीबी और जबरदस्त होने जा रहा है। लेकिन जातीय समीकरण, राहुल गांधी लगातार जो युवाओं में कांग्रेस पार्टी को लेकर जा रहे हैं, तेजस्वी यादव, जो सामाजिक न्याय की फोर्सेज हैं, वो बहुत करारी टक्कर देंगी। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का